हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और क्योंकि आप सभी जानते हैं क्लास 10th के अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो जो भी टॉपिक्स हैं वो विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट हो अगर, तो क्विक रिवीजन के लिए मैं पीपीटी के थ्रू आपको ये चैप्टर समझाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की क्लास 10 की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो क्विकली हम देख लें कि मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्शंस भी ध्यान रखें, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट विद नाइफ, इनको चाकू से काटा जा सकता है। मेटल्स जो हैं मेटेलिक लस्चर यानी शाइनिंग होते हैं। और मेटल्स आर मेलिएबल, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स जो है मेलिएबल होते हैं और उनको थिन शीट्स में पीटा जा सकता है। ठीक है, बीट कर करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स कैन बी मेड फ्रॉम मेटल्स। तो ये डक्टिलिटी का मतलब है, डक्टाइल का मतलब है। मेटल्स जो होते हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सभी का लगभग। तो गैलियम और सेजियम जो है ये लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। ये हमारे हथेली में अगर हम रखेंगे गैलियम और सेजियम को, या 30-32 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो ये मेल्ट हो जाते हैं हमारी हथेली में। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई में बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसके अलावा मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। इनमें बेस्ट कंडक्टर जो सिल्वर कॉपर है, पुअर कंडक्टर्स जो है लेड एंड मरकरी है। इसी तरह गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेटल्स, और इसमें बेस्ट सिल्वर एंड कॉपर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड कॉपर इज द सेकंड बेस्ट। एंड मेटल्स जो है वो सोनरस होते हैं, दैट मीन्स अगर उनको किसी चीज से हिट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ ही बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जैसे सॉलिड हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड में ब्रोमीन, लिक्विड सिर्फ एक ही नॉन मेटल है ब्रोमीन, और मेटल्स में जो है मरकरी। ठीक है, और गैसेस में फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स जो हैं गैसियस फॉर्म में। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है जस्ट ऑपोजिट है मोस्टली। जैसे वहां मेटल्स हार्ड थे, या मेटल सॉफ्ट है, एक्सेप्ट डायमंड, है ना। डायमंड जो है कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है और वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इस तरह नॉन मेटल जो है वो लस्टर भी नहीं होता इनमें, लेकिन आयोडीन जो है लस्टरस है, आयोडीन में शाइन होती है। तो एक्सेप्शंस भी ध्यान रखें साथ में। नॉन मेटल्स जो है नॉट मेलिएबल, उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है इनके लो होते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट, जिसको हम ड्राई सेल्स वगैरह में इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह भी करते हैं, तो वहां भी जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं अगर हिट किया जाए उनको। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज में कि वो कैसे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, है ना, क्या क्या रिएक्शन देते हैं, वो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब भी हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड्स जो है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा कॉपर, तो कॉपर विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, CuO। और इसी तरह एल्यूमिनियम जब हीट करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ एक तरह से बर्निंग है, तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो Al2O3, दैट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म। ठीक है, some metal oxides are basic oxides, they react with water to form bases। ये मेटल ऑक्साइड्स वैसे सब बेसिक ही होते हैं, और इनका जैसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये जो मेटल ऑक्साइड है उसको अगर वाटर में डाल दें तो वो बेस बन जाते हैं। हालांकि सोडियम जो मेटल ऑक्साइड है वो भी बेस है,
और अगर वाटर में डाल दें तो वो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम को वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड बना, उसको वाटर में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। इसी तरह कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शोज करते हैं। जो अभी हमने बात की कि जो मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल नेचर है मेटल्स का। लेकिन ये एक यूनिक नेचर है कि मेटल्स जो ऑक्साइड्स हैं दे शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें उन ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है ये आपने को ध्यान रखने हैं। ये एनसीईआरटी ने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल और डेफिनेशन और विद दीज रिएक्शंस यू हैव टू राइट। जैसे अब ये देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम एसिड और एक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे Al2O3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रहा है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी एक सॉल्ट बन गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। यानी यही होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है यहाँ पर, और वाटर बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर बेसिक नेचर हो गया। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर शो कर रहा है। यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2, और इसके साथ ही वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स अब जब भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा जाए तो डेफिनेशन लिखने के साथ किसी एक एग्जांपल, चाहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, इनका एग्जांपल देने के साथ ही रिएक्शंस जरूर लिखें, ताकि वो उसका जो नेचर है वो प्रूफ हो सके कि वो एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट, तो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। अब मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ भी डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। जैसे पोटेशियम एंड सोडियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विग्रस रिएक्शन देते हैं, इसलिए इनको ओपन में नहीं रखा जाता, इनको केरोसिन में स्टोर रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप, तो इसका जवाब ये लिखेंगे, है ना। पोटेशियम एंड सोडियम क्यों केरोसिन में रखा जाते हैं, क्योंकि ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, दे कैचेस फायर, एंड दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन। ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम को हीट किया जाए तो वो ब्राइट फ्लेम के साथ हीट करता है, प्रोड्यूस करता है। ये एक एक्टिविटी आपने क्लास 7th में भी पढ़ी होगी, ठीक है, देखी भी होगी, क्लास 10th में भी अभी आपने की होगी। तो मैग्नीशियम को जब मेटल को बर्न किया जाता है तो एक ब्राइट फ्लेम देता है। ठीक है। इसी तरह आयरन को जब हीट किया जाता है तो ग्लो करता है ब्राइटली। आपने देखा होगा जो आयरन का काम करते हैं वो लोहे को पहले गर्म करते हैं, एकदम एकदम रेड हॉट हो जाता है, तब उसको बीट करके उसको अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह कॉपर को अगर हीट किया जाए तो वो क्या है, ब्लैक कोटिंग डेवलप हो जाती है उसमें कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है। और सिल्वर और गोल्ड जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट वैसे नहीं करते नॉर्मली, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से इनर्ट, इनएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह जो हैं ये ऑक्साइड के लेयर बनाते हैं, और उससे क्या है कि फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाते हैं, है ना। तो ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह हैं, ये अपने ही मेटल के ऑक्साइड लेयर बनाते हैं अपने ऊपर, और अपना फर्दर ऑक्सीडेशन बचाते हैं। यानी इनकी एक तरह से ये जो कोरोजन या रस्ट जो है ये इसके फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। ठीक है। और इसी तरह ये इनकी अगर जो कोटिंग है, इनके ऑक्साइड की कोटिंग किसी आयरन आर्टिकल्स वगैरह पे कर दे तो वो उसको भी बचाएंगे। ठीक है, तो ये अपना कोरोजन के प्रिवेंशन में मेथड यूज किया जा सकता है। इस तरह फिर बात करें रिएक्शन विद वाटर, तो जब हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और इनको हमने अभी बात की कि केरोसिन में स्टोर किया जाता है। अगर इनको हमने वाटर में डाला सोडियम या पोटेशियम को, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाते ही हैं, साथ में इतना ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होता है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, उसको इग्नाइट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई पानी में डालते ही फिर वो फायर कैच कर लेते हैं, आग कैच कर लेते हैं। ठीक है। कैल्शियम जो है ये भी वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसमें रिएक्टिविटी के भी हम डिस्कस करते हैं साथ में कंपैरेटिवली। और इसी तरह एल्यूमिनियम और आयरन जो है इनको हम स्टीम के साथ, है ना, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी वाटर वेपर्स जो हाई टेम्परेचर पर होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे। यानी एल्यूमिनियम और आयरन जो है दे आर लेसर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कैल्शियम, एंड कैल्शियम इज लेसर रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ये हमने अभी सोडियम और पोटेशियम की तो बात कर ही ली।
कि जब सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही हाइड्रोजन गैस बनती है और वो कैच कर लेती है फायर। जैसे कैल्शियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनाता है, हाइड्रोजन क्या नाम गैस प्रोड्यूस करता है, और ये फायर कैच नहीं करता, और जो वाटर हाइड्रोजन गैस निकलती है वो उस कैल्शियम के सरफेस पर स्टिक हो जाती है, जिससे कि ये लाइट हो जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम भी, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं ये तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम दे फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस स्टिक टू द मेटल सरफेस, ठीक है। अब मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट ओनली विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो मेटल है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक वगैरह, ये ज़्यादा कम रिएक्टिव हैं और ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह रिएक्शन विद एसिड्स, तो ये रिएक्शन विद एसिड्स की अगर हम बात करें तो जो भी मेटल है जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है उसका श्योरेस्ट टेस्ट क्या है? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो जैसे अब यहाँ मेटल है, यहाँ कई मेटल्स दिए हैं और कुछ डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेटल सॉल्ट बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ऐसे आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन FeCl2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और रिएक्टिविटी जो है इन मेटल टू मेटल डिफरेंट होती है, और इसमें अगर हम ऊपर वाले इस रिएक्शन में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है मैग्नी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बताया है इसमें, तो यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पहले लिखा है। मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ दीज फोर, फिर जिंक, एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो ये, अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज की भी बात करेंगे, तो इसमें ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं एसिड से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि जो मेटल हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन क्यों प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये सीधा से जवाब लिखना है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है तो उसको वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं वाटर में, एंड इटसेल्फ प्रोड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जैसे कॉपर प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, तो कॉपर के साथ रिएक्ट किया और कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, यानी जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होकर वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो H2O बन जाता है इन स्पाइट ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इसमें O3 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है दूसरे एलिमेंट्स की, तो ये आपको लिखना है इसमें। इसके साथ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे, तो इसमें क्या है कि कोई जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, है ना। जैसे मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। इसी तरह जिंक जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट के साथ जिंक रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह आयरन, ये रिएक्शन आपने पढ़ा ही हुआ है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन उसमें डालते हैं तो जो सॉल्यूशन का कलर FeSO4 यानी आयरन सल्फेट जो है ये लाइट ग्रीनिश कलर का हो जाता है और कॉपर जो डिपॉजिट हो जाता है आयरन के आर्टिकल पर। ऐसे ही जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, जिंक सल्फेट कलरलेस है, ठीक। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, इसमें मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल टॉप पे लिखा हुआ है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे है। तो पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, फिर उसके बाद देखें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये इतने हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये सभी जो एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे मेटल्स तो उससे हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन इसके हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो चार मेटल्स लिखे हुए हैं ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, तो देयरफॉर दे आर अनेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन कैसे होता है, अब ये आपको जानना है कि मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है।
जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और एक पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बना देते हैं। तो इसलिए मेटल्स जो है उनका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है हमने सोडियम का और मैग्नीशियम का। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Na पॉजिटिव यानी सोडियम कैटायन बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। इसी तरह मैग्नीशियम जो है इसमें 282 यानी एटॉमिक नंबर 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, तो जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 2 उसको डोनेट कर देगा ये, और 2 ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो जाएगी 28, तो Mg2 पॉजिटिव यानी डाई पॉजिटिव बनाएगा कैटाइन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल्स, तो ऐसे ही नॉन मेटल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो, और उसके साथ ही वो नेगेटिव आयन यानी कि एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसे 288 हो जाएगा, तो क्लोराइड आयन बनेगा Cl-। इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, तो ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 28 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करने देते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल है, सोडियम जो है एक, इसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलकर एक क्या है कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है NaCl। ठीक है, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड ए आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है आपका कॉमन सॉल्ट है, जो हम खाते हैं खाने में डालकर। ठीक है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफर कर दिया और आयनिक बॉन्ड हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम वही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन जो है एक क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बनाएगा, तो यानी कि मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन के एटम कंबाइन कर सकते हैं, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वो एक 2 क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगी, 28 हो जाएगी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, और क्लोरीन जो है उनकी भी 288 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बनते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये पहली बात तो हमने भी करी ली, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं मेटल से नॉन मेटल। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉलिड। ठीक है, जैसे पेट्रोल कैरोसिन में सोल्यूबल नहीं होंगे लेकिन वाटर में सोल्यूबल होंगे, और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये अब इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे अगर मोल्टन फॉर्म में है या सॉल्यूशन फॉर्म में, तो ये आयंस होंगे और आयंस जो है मूव करेंगे, तो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की तरफ बढ़े हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, सबसे पहले अब बात करें कि बहुत सारे जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह, ये तो हमें अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स, हैलाइड्स की फॉर्मेशन में फॉर्म में मिलते हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, इनके डिफरेंट जो इनके साथ एलिमेंट कंबाइन हुए हैं या डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो है इनसे अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें मिनरल्स, ओर और गैंग। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल्स। और क्या है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, यानी ये ध्यान रखना है वो मिनरल जिनमें से हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, उनको हम ओर कहते हैं, ORE, ओर। दैट मीन्स all ores are minerals but all ores are not, all minerals are not ores। मिनरल्स और दूसरे भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, ये भी मिनरल है, लेकिन और हम उसी मिनरल को कहेंगे जिससे मेटल्स निकाले जा सकते हैं प्रॉफिटेबली। ठीक है, और गैंग क्या है, वो इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं ओर में, जैसे रॉक पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल्स है, ये गैंग कहलाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, मेटल्स जो हैं वो किन स्टेप्स में इनका प्यूरिफिकेशन होता है, सेपरेशन होता है, देखें 3 स्टेप हैं इसके, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, और यानी कि इनरिचमेंट ऑफ द ओर।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओर है उसको कंसंट्रेट करते हैं या इनरिच करते हैं, मतलब उस ओर के अंदर जो बाकी जितना वेस्ट जो नॉर्मली हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद रिडक्शन टू द मेटल, जो मेटल रिडक्शन करते हैं उसका फिर, ठीक है, मेटल जो सल्फाइड है, कार्बोनेट्स हैं, उनको ऑक्साइड बनाया जाता है और ऑक्साइड से फिर मेटल ऑब्टेन करते हैं। और मेटल ऑब्टेन करने के बाद उसको लास्ट में रिफाइनिंग की जाती है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इट इज रिमूवल ऑफ गैंग और इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड्स। तो ज्यादा अभी इसमें एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। बस उसका मतलब यही है कि वो उसको जो इम्प्योरिटीज हैं उनसे हटाकर इनरिच किया जाएगा, बस, ठीक है। अब ये स्टेप्स ध्यान रखें कि कैसे हम हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी मेटल्स जो है उनको हम ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनके लिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, जो भी आपका, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो हैं, इन मेटल्स को क्या करते हैं हम, इनमें या तो कार्बोनेट और होगा या सल्फाइड और होगा। तो अगर कार्बोनेट और है तो उसका कैल्सिनेशन किया जाएगा, और अगर सल्फाइड और है तो उसका रोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। और इस रेस्ट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से जो मेटल है वो सल्फाइड, कार्बोनेट या सल्फाइड से वो ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ऑक्साइड बनने के बाद उसका रिडक्शन किया जाता है मेटल का, यानी कि मेटल बन जाता है, वो मेटल ऑक्साइड से मेटल का फॉर्मेशन किया, और आफ्टर दैट रिफाइनिंग प्रोसेस से उसको प्योर प्योर मेटल में ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो हैं वो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइट कह देते हैं। उसको हम सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं जिससे कि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, और मेटल ऑक्साइड फिर मेटल में, और फिर उसकी रिफाइनिंग की जाती है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज के लो मेटल्स हैं उनको हम कैसे करते हैं एक्सट्रैक्शन। मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी उनका रोस्टिंग किया जाएगा। जैसे मरकरी है, मरकरी का सिनेबार है HgS, यानी सल्फाइड और है, मरकरी सल्फाइड सिनेबार और, इसको हम सिनेबार के नाम से जानते हैं। तो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। When it is heated in the presence of oxygen, it is first converted into mercury oxide and further heating it is reduced to mercury. सिंपल HgS जो है यानी सिनेबार जो है उसको हीट किया जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और फिर फर्दर हीटिंग करते रहेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मर्करी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक हीटिंग से सिंपल हो जाएगा। और कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट सल्फाइड और बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगेन कॉपर सल्फाइड है, उसको भी हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब फिर फर्दर हीटिंग कर रहे हैं तो हम कॉपर ऑक्साइड तो है ही है, कॉपर सल्फाइड भी है, तो कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों जो है फिर कॉपर और सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन अगेन करते हैं। तो इस तरह से भी कॉपर ऑब्टेन हो जाता है, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। इसी तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से, जिंक, आयरन, लेड वगैरह हैं। तो ये ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट और के प्रेजेंस में होते हैं। अगर ऑक्साइड है तो उसका डायरेक्टली रिडक्शन करते हैं, सल्फाइड है तो उसके लिए रोस्टिंग करते हैं, और कार्बोनेट और है तो उसका कैल्सिनेशन करते हैं। तो अभी हम आगे देखें क्या होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग जो है, इट इज हीटिंग ऑफ एन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। तो ये सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने का मेथड है, और इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं मेटल सल्फाइड को। जैसे जिंक सल्फाइड है तो ऑक्सीजन में हीट के साथ उसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बने, यानी हमारा मतलब क्या है, जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना रोस्टिंग का मेन पर्पज है। और ऐसा क्यों करते हैं हम, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करने से हमें मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका मेटल में रिडक्शन करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। दैट्स वाई मेटल पहले सल्फाइड और कार्बोनेट और से मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है, ठीक है। तो अब कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन में हम हीट करें अगर किसी कार्बोनेट और को, तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी जिंक जैसे कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट उसको हीट किया इन एब्सेंस और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो जिंक ऑक्साइड हमारा मेन पर्पज है इस प्रोसेस का। ऑक्साइड और जो है उसको फिर रिडक्शन किया जाता है, यानी जो दोनों ही प्रोसेस में हमने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से जो भी हमने मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन किया
उसको फिर रिडक्शन किया जाता है बाय हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे यहाँ पर कार्बन का यूज कर रहे हैं, कार्बन में कोक, कोक जो फॉर्म है एक एलोट्रॉप है कार्बन का ही। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ हीट किया तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो जिंक हमारा मेटल जो है वो ऑब्टेन हो गया। अब उसका प्यूरिफिकेशन मेथड बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक थर्माइट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? जो कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जिनको एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो मेटल फॉर्म में प्रेजेंट हमें वो मेटल मिल जाता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह। तो यहाँ पर जैसे थर्मिट रिएक्शन का एक तो डेफिनेशन लिखो और सीधा ही ये रिएक्शन लिख दो, मेनली ये वाला, ये आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दूसरे भी है लेकिन ये एनसीईआरटी ने बताया है तो इसको ज्यादा ध्यान देते हैं कि आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो Al2O3 प्लस आयरन का फॉर्मेशन हुआ। और ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी जो थर्मिट रिएक्शन है इतना एक्सोथर्मिक होता है कि जो मेटल ऑब्टेन होता है यहाँ पर, जैसे Fe2O3 और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे तो ये Al2O3 और Fe यानी आयरन का फॉर्मेशन हुआ, ये आयरन एकदम मोल्टन फॉर्म में होता है। तो दिस मेथड और दिस थर्मिट रिएक्शन इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और ब्रोकन मशीन पार्ट्स। कहीं मशीन पार्ट्स में क्रैक है या ब्रोकन है, या फिर रेलवे ट्रैक्स में कहीं ब्रोकन, कहीं क्रैक है, तो उसको फिल करने के लिए थर्मिट रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन, दिस रिएक्शन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दैट इज जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स और ब्रोकन मशीन पार्ट्स। ये आप देख रहे हैं थर्मिट वेल्ड्स, यहाँ पर ये वेल्ड कर रहे हैं, इसमें इस कंटेनर के अंदर ये थर्मिट रिएक्शन हो रहा है और यहाँ से जो मोल्टन फॉर्म में आयरन है वो क्रैक में फिल किया जा रहा है। ठीक है, क्रैक्ड रेलवे ट्रैक से रिपेयर हो गया इससे। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो सबसे टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम ये और कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इनको इनके ओर से किसी के साथ रिडक्शन करना मुश्किल है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये और कार्बन वगैरह से रिडक्शन होगा नहीं इनका। तो इनको हम डायरेक्टली फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से ही ऑब्टेन करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या करते हैं हम, जो मेटल है, अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड हैं जहाँ पर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे उन इलेक्ट्रोड्स को, और जिस मेटल का हमें प्यूरिफिकेशन करना है उसी का सॉल्ट उसमें लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने लिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लिया हुआ है, इसके अंदर मोल्टन NaCl है। और जो ये कैथोड है, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और सोडियम मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है। एनोड पे जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने से। तो यहाँ पर ये हम एक तरह से सोडियम का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो एनोड है वो एकदम इम्प्योर लिया जाता है और कैथोड जो है वो प्योर रोड है और वो एकदम स्टार्टिंग में थिन होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो एनोड है ये तो डिजोल्व होता जाता है सॉल्यूशन में, यानी यहाँ से जैसे सोडियम आयन वगैरह आ रहे हैं तो सोडियम आयन सॉल्यूशन से इस कैथोड पे अटैच होते जाएंगे, क्योंकि वो मेटल पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड यहाँ नेगेटिवली टर्मिनल से बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ ये थिक होता जाएगा, यानी सोडियम मेटल के जो प्योर फॉर्म में वो है यहाँ पर अटैच होते जाएंगे कैथोड में, तो कैथोड थिक होता चला जाएगा और एनोड जो है पूरा डिजोल्व होता चला जाएगा सॉल्यूशन में। और इसके नीचे जो वेस्ट होगा कुछ इसके अंदर एनोड के मतलब इम्प्योर मेटल में, वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, उसको एनोड मड कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये सभी मेटल्स के लिए यूज किया जा सकता है। हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए तो यही ऑप्शन है। मोल्टन फॉर्म ऑफ जो सॉल्ट है, जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है उसी का कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा ताकि उसका प्यूरिफिकेशन हो सके। तो इसमें जितना उस एनोड से डिजोल्व होगा मेटल उस सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा कंटिन्यूसली। तो इस तरह से हमें जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर ऑब्टेन हो जाता है, वो कैथोड को सेपरेट कर लेते हैं और प्योर मेटल हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है, ये देखें यही वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अभी जो हम बात कर रहे थे। इसमें यहाँ जैसे बैटरी कनेक्ट की गई है, इम्प्योर कॉपर, यहाँ पर कॉपर का प्योरिफिकेशन किया जा रहा है। ये इम्प्योर कॉपर है जो एनोड बनाया है, एनोड पे अटैच कर दिया, और जो प्योर कॉपर रोड है वो कैथोड पे अटैच कर दिया। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर एट क्या नाम ये इसका, एनोड पे। ठीक है,
तो अब जब सॉल्यूशन में यहाँ कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर का कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, जो एनोड है उस एनोड से कॉपर आयंस सॉल्यूशन में आते जाएंगे और सॉल्यूशन से कॉपर आयंस इस प्योर कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे कंटिन्यूसली। तो इस तरह से जो ये एनोड है ये पूरा डिसॉल्व होता चला जाएगा और जो इसमें इम्प्योरिटीज हैं उसके नीचे सेटल हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एनोड मड। ये एनोड से डिसॉल्व होकर जो वेस्ट बचा है उसको एनोड मड कह देते हैं। तो इस तरह से जो आपका प्योर कॉपर है यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड जो है एकदम प्योर मेटल ऑब्टेन करने का मेथड है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, सभी मेटल्स की रिफाइनिंग इस मेथड से की जा सकती है। नेक्स्ट कोरोजन की बात करें तो कोरोजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोरोजन का मतलब होता है कि डैमेज मेटल्स के कॉज करना, किससे, मेटल जब ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ रिएक्ट करता है तो डिग्रेड होता है वो, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन और डिग्रेडेशन और डैमेज ऑफ मेटल ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट और आयरन, यानी आयरन की रस्टिंग एक कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं अच्छे से। इसी तरह ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ओवर कॉपर, कॉपर में कॉपर कार्बोनेट की जो ग्रीन कोटिंग हो जाती है वो भी रस्ट है, कोरोजन है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर, ये सिल्वर सल्फाइड जो है ब्लैकिश होता है। आप लॉन्ग टर्म में, जब लॉन्ग रन में सिल्वर को यूज करते जाते हैं तो जो H2S गैस एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम कंपोजिशन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उस गैस के रिएक्शन जब सिल्वर के साथ होता है लॉन्ग टाइम में तो वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैकिश कलर होता है, इसलिए सिल्वर ब्लैक हो जाता है लॉन्ग रन में, ठीक है। अभी एक एक्टिविटी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन की जो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो ये जैसे इसमें आयरन की रस्टिंग बताई है, तो सबसे पहला 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया। एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाला है जो कि, और इसमें ऊपर कॉक से बंद कर दिया। ये ड्राई एयर है, इसमें अगर थोड़ा बहुत एयर में कोई मॉइस्चर होगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड ऑब्जर्व कर लेगा। इसमें नेल रख दिया, तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन तो है लेकिन इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं, यानी वाटर वेपर बिल्कुल नहीं, तो इसमें रस्टिंग नहीं होगी। इसी तरह हमने बॉइल्ड वाटर लिया, वाटर को बॉयल किया और यानी उसमें सारी ऑक्सीजन निकाल दी और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें एक आयरन नेल डाला और ऊपर से ऑयल डाल दिया। अब ऑयल जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होने देगा वो एयर से, वैसे ऊपर कॉक लगा हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा वो जो एयर है ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, तो यानी कि वाटर है यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो अगेन यहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी। तो दैट मीन्स वाटर एंड मॉइस्चर, मतलब वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। थर्ड वाले केस के अंदर वाटर भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, नॉर्मल वाटर है, तो इसमें हम जब ये आयरन नेल या कोई भी चीज डालेंगे तो वो रस्टेड हो जाती है। तो दैट मीन्स अपने को ध्यान रखना है व्हाट आर द 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बात आती है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन जो है उसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। अगर ऑयल और ग्रीस लगा दें उसके ऊपर, जैसे मशीन पार्ट्स हैं, मशीन पार्ट्स में ऑयल और ग्रीस लगाया जाता है तो एक तो उसमें लुब्रिकेशन भी रहता है और मशीन पार्ट्स की कोरोजन से भी बचाव हो जाता है, तो 2 फायदे हैं उससे। इसी तरह अप्लाइंग पेंट, बहुत सारी जैसे हमारी विंडोज हैं, डोर्स हैं, आयरन के कुछ भी चीजें हैं उनको हम पेंट कर सकते हैं, जहां तो पेंट कर दें। तो पेंट क्या करेगा, अगेन ऑयल और ग्रीस की तरह पेंट भी एक ऐसी लेयर बना देगा मेटल और ऑक्सीजन और वाटर के साथ बीच में, ताकि वो और एयर और मॉइस्चर उस मेटल सरफेस के कांटेक्ट में ना आ सके। ऐसे ही बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की कोटिंग, मतलब आयरन आर्टिकल्स के ऊपर अगर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो अपने आप में आपने ये पढ़ाई है, ये आपको फर्दर कोरोजन से बचाता है। बाय कोटिंग विद टिन, टिन कोटिंग करते हैं, टिन कोटिंग भी आपको जो आपका मेटल है उसको फर्दर कोरोजन से बचाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे क्रोमियम प्लेटिंग है, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, एल्यूमिनियम की प्लेटिंग करते हैं, उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। तो एनोडाइजिंग या क्रोमियम प्लेटिंग ये सब भी मेथड्स हैं जिससे कि जैसे क्रोमियम है वो अच्छा एक शाइनी भी है और स्क्रैच प्रूफ भी है और कोरोजन प्रूफ भी है, कोरोजन भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह एक और मेथड बाय एलोइंग, यानी एलोय बना दें हम मेटल या दूसरे मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना दें या मेटल और नॉन मेटल के साथ, तो एलोय फॉर्मेशन जो है इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। एलोइज क्या है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एलोय जो एक होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल और दूसरे मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, यानी मेटल इसमें जरूरी है, एक या दो से मेटल हो और मेटल और नॉन मेटल हो सकता है। तो जैसे स्टील है, इसमें आयरन और कार्बन का
ये एलॉय है, आयरन इसमें मेटल हो गया, कार्बन नॉन मेटल हो गया। स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकल, इसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल तो मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है। इस तरह ब्रास और ब्रॉन्ज और सोल्डर, तो ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों मेटल हैं, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन, सोल्डर जो है लेड एंड टिन, तो ये सोल्डर वायर जो होता है सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, तो दैट इज सोल्डर, तो वो लेड और टिन का एलॉय है, ठीक है। तो इफ वन ऑफ द मेटल इन एन एलॉय इज मर्करी इट इज कॉल्ड एन एमलगम, जैसे कोई भी मेटल है, सोडियम के साथ अगर एमलगम है तो सोडियम एमलगम, जिंक मेटल और मरकरी है तो उसको हम कह देंगे जिंक एमलगम, ठीक है। तो अगर कोई मेटल एलॉय में एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मरकरी है तो उसको हम एमलगम्स कह देते हैं, मेटल एमलगम। तो इस तरह से हमारा जो मेटल्स एंड नॉन मेटल का ये चैप्टर है, ये आप क्विकली 30-35 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं विद इन हाफ एन आवर अपना पूरा जो चैप्टर है वो क्विकली रिवाइज कर सकें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।